हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल सी 5 पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो मेरी क्लास है वो संविधान संशोधन के बारे में है कि संविधान संशोधन होता क्या है। साथ में हम ये जानेंगे कि कितने अब तक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो रखे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, चाहे आपका यूपी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी के पीसीएस की बात करूं, चाहे मैं किसी भी स्टेट की बात करूं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी वन एग्जाम हो। ठीक है, तो क्लास को अंत तक बना के रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान संशोधन आखिर है क्या। अगर मैं संविधान संशोधन के आर्टिकल की बात करूं, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है उसमें 368 में है। ठीक है, यह ध्यान रखना। देखो, जब संविधान में कोई बदलाव, सुधार या नई व्यवस्था की जाती है, मतलब क्या क्या, एक तो चेंज समझना, एक रिफॉर्म समझना, एक प्रोविजन, ये तीनों अलग अलग चीज है। बदलाव का मतलब रूल को बदल देना, सुधार का मतलब उसी रूल में कुछ ऐड करना, और इसके बाद तीसरा वर्ड है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है नई व्यवस्था, मतलब पुराने को खत्म करके नई व्यवस्था ऐड करना। ये तीनों चीजें जब की जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, संविधान संशोधन। इस आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब मैं बात करूं कि कितने प्रकार के ये संविधान संशोधन होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? पहला सरल बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी, जैसे जीएसटी वाला किया गया था। आपको याद होगा जब जीएसटी लागू की गई थी ना, तो उस समय आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी भी ली गई थी। ये सबसे लास्ट वाला होता है, सबसे कठिन, सबसे कॉम्प्लेक्स ये होता है जो अपना अमेंडमेंट्स होता है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि सरल बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, और विशेष बहुमत में जो आधे राज्यों की जो आवश्यकता होती है उसका क्या प्रोसेस है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सरल बहुमत में संशोधन जो होता है, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। मतलब जितने उपस्थित है, उपस्थित में कोरम को याद रखना आवश्यक है। कोरम मतलब 10%। आपको मैंने आर्टिकल 100 के अंतर्गत बताया था कि किसी भी मतलब बैठक को बुलाने के लिए कोरम का होना अति आवश्यक है। कोरम का मतलब जितने भी सदस्य हैं उसका 10%। मतलब लोकसभा में कितने, 55, और राज्यसभा में मैंने कितने बताया था, मैंने बताया था 25। ठीक है, याद रखोगे। मतलब 552 और 245 का 10%। तो उतने सदस्य अगर हैं तो भी भैया क्या हो गया, साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है, 50% प्लस 1 वोट दे करके। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, जैसे नागरिकता से संबंधित को प्रावधान हो गया, राज्यों की सीमाएं अगर चेंज करना होगा। ठीक है, राज्यों की जो सीमा जो चेंज करने का जो प्रावधान है आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना, ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। ये तो थे आपका सामान्य बहुमत की बात हो रही थी। अब यहां पे आगे मैं बात कर रहा हूं विशेष बहुमत क्या होता है। जब दोनों सदनों में क्या होता है, संसद के कुल सदस्य की संख्या जो कम से कम 50% होना चाहिए उपस्थित। मतलब अगर 245 है तो कितना होना चाहिए, कम से कम 122 से अधिक होना चाहिए। राज्यसभा में, लोकसभा में कितना होना चाहिए, 272 से 1 प्लस अधिक। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो उसके बाद क्या होता है, उतने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, साथ उनका 2/3 अगर समर्थन करता है तभी ये बिल पास होगा। जैसे अगर डीपीएसपी में बदलाव करना है, फंडामेंटल राइट में बदलाव करना है, इन सब चीजों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और ये आर्टिकल 368 के 2 में आता है। अब यहां पे बात हो रही है विशेष बहुमत की, जिसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति। तो इसमें वही सेम बात है, पुराने वाले की तरफ विशेष बहुमत तो होगा ही होगा, साथ में आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होगा। तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव करना हुआ, स्टेट एंड सेंटर के संबंध के बारे में कुछ बदलाव करना हुआ, या न्यायपालिका की शक्ति के बारे में कुछ बदलाव करना हुआ, यह सबसे जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, इसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है, सहमति होते हैं, कभी कभी सहमत नहीं होते तो बिल खारिज हो जाता है, यह ध्यान रखोगे। अब यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रोसेस है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं पहला संविधान संशोधन के बारे में कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ। तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक है, इसमें ऐड क्या किया गया, आर्टिकल जो 31 का ए है और 31 का जो बी है इसको ऐड किया गया। और 31 का ए किससे संबंधित था, भूमि सुधार कानून जैसे कानूनों को सुरक्षा दिया गया। और जो 29 का बी है, 9वीं अनुसूची की स्थापना की गई। ठीक है, यह ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं पहले जो संविधान संशोधन हुआ उससे और क्या क्या ऐड किया गया, तो आप बताओगे 15 का 4 जो आर्टिकल है, 19 का जो 2 है, और जो 16 का चौथा क्लॉज है, ये सारे के सारे ऐड किए गए बिल। ठीक है, मतलब मूल अधिकार में भी चेंजेस किए गए पहले संविधान संशोधन के।
अब आगे चलते हैं। तो ये तो हुआ पहला अमेंडमेंट जो हुआ 9वीं अनुसूची में चेंज हुआ। देखो स्टार्टिंग में संविधान बना था ना केवल 8 अनुसूची थी, इसके बाद 9, 10, 11, 12 बाद में ऐड किए गए। तो 9वां कब हुआ? 9वां ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट से। इसके बाद आपके मन में आ रहा होगा कि 10वां कब किया गया। तो जो पहले आप 9वां जानो, अभी मैंने आपको बताया 1951 में, 10वां 1985 में, 11वां जो किया गया 1992 में, और जो 12वां किया गया यह भी 1992 93 में किया गया। अब मैं इसके डिटेल बताऊं। देखो यहाँ पे अनुसूची की बात हो रही थी, वहां पे 9वें नंबर का हुआ, तो मैंने सोचा आपको एक साथ बता देता हूं कि 9वां, 10वां, 11वां, 12वां कब कब हुआ। तो एक साथ इसको टेबल में याद कर लो। जो 9वां हुआ था ये 1951 में, ये 85 में, ये 92 में। अब 9वां किसके लिए था? भूमि सुधार के लिए था। 10 नंबर का क्या था? जो 10वां नंबर का था ये दल बदल कानून को रोकने के लिए, मतलब जो विधायक जो थे दल बदल जो करते थे उनको रोकने के लिए एक नियम बनाया गया। और जो 11 नंबर का था एक ग्राम पंचायत के लिए था, और जो 12 नंबर का शेड्यूल था वो नगर पालिका के लिए था। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछा जाता है कि 9वां नंबर का जो शेड्यूल कब आया, 10वां नंबर का शेड्यूल कब आया, कौन से संविधान संशोधन से आया, 11वां नंबर का कब आया, 12वां नंबर का कब आया। अगर मैं आपसे बात करूं कि 11वां नंबर वाला में क्या है तो आप क्या बताओगे? ग्राम पंचायत से संबंधित है। 12वें नंबर वाले में क्या है तो आप क्या बताओगे? नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 10 नंबर का क्या है? दल बदल कानून के बारे में है। अब मैं बात करता हूं तीसरे नंबर का संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ? सबसे पहला चेंज क्या आया? तीसरे नंबर का हुआ कब था? ये 1954 में हुआ था। किसमें चेंज हुआ? 7वीं अनुसूची में, मतलब लिस्ट में बदलाव हुआ। कुछ विषयों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे अब राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते थे। एग्जाम्पल की बात करूं कि आपसे पूछ लिया थर्ड अमेंडमेंट में जो हुआ था, कौन कौन से विषय को ट्रांसफर किया गया था राज्य सूची से समवर्ती विषय में, तो आप क्या बताओगे? कृषि, उद्योग, व्यापार, आर्थिक निगमन से संबंधित जुड़े मामले समवर्ती सूची में। मतलब समवर्ती सूची का मतलब यह होता है, एक तो केंद्र सूची का विषय है, एक राज्य सूची का, एक समवर्ती। केंद्र पे केवल केंद्र कानून बनाएगा और राज्य वाले पे राज्य। लेकिन विशेष स्थितियों में 5 प्रकार की ऐसी स्थितियां भी है जिसपे राज्य सूची के विषय पे केंद्र भी बना सकता है, और समवर्ती में केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात आएगी, अगर दोनों एक ही विषय पे कानून बनाया गया है तो केंद्र वाला प्रभावी होगा, यह ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद क्या इसमें अमेंडमेंट किया गया? 369 में अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, यह ध्यान रखना। मतलब जो तीसरा अमेंडमेंट था, तीसरे अमेंडमेंट से 369 में, और इसके बाद लिस्ट में 7वीं अनुसूची में ये चेंज किया गया। अब मैं बात करता हूं 5वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। पहले तो आप ये जानो कब हुआ, तो आप बताओगे 1955 में हुआ। देखो 1955 में किया क्या गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था राज्य विधानमंडलों को राज्य के क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन से संबंधित केंद्रीय कानून पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय सीमा निर्धारण करने के राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया। पहले क्या होता था, कोई समय सीमा नहीं था। जैसे किसी के राज्य का नाम चेंज करना हुआ, कुछ भी चेंज करना, नाम, स्थान, कुछ भी, उसका स्थान इन द सेंस मतलब बाउंड्री को मिलाना, बाउंड्री को अलग करना, तो इसके लिए कोई विशेष ये नहीं था कि जैसे राज्य को भेज दिया जाता था कि भैया तुम अपना प्रस्ताव दो कि हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो कोई लिमिट टाइम नहीं था। 2-2, 3-3 साल तक लटका के रख देते थे और उसमें कोई कानून नहीं बन पाता था। लेकिन जब ये संविधान संशोधन हुआ तो इससे ये हुआ कि राष्ट्रपति तय कर दिया अगर 2 महीने के अंदर कि आप मुझे बना कर दो, अगर बनाकर नहीं देते हो, अगर आप मुझे जवाब नहीं देते हो कि हम इस राज्य का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, तो भी नाम स्वतः चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, अगर केंद्र सरकार चाहे कि उत्तर प्रदेश का नाम अरवल किया जाए, तो यह प्रस्ताव राज्य की विधानसभा के पास भेजा जाएगा। अब विधानसभा उस पर 2 साल लगे या 6 महीने, इसका कोई समय नहीं था अब तक। लेकिन 5वें संविधान संशोधन बाद राष्ट्रपति यह कह सकता है कि आपको इस पर 30 दिन के अंदर आपको राय देनी है। समझ गए ये एग्जांपल से खूब अच्छे से? क्या है 5वां नंबर का? ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब 7वें नंबर का जो संविधान संशोधन है इसके बारे में जानो। ये 1956 में हुआ था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नया वर्गीकरण किया गया। इसके पहले 4 प्रकार के स्टेट हुआ करते थे, आपको पता होगा, ए, बी, सी और डी। लेकिन इसके बाद केवल 2 स्टेट, 2 प्रकार के आ गए। पहला क्या आया? पहला आपका यूटी आया, दूसरा स्टेट आया। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनको एबीसीडी वाला जो कैटेगरी थी कि इसके अंदर ये राज्य आएंगे, इसके अंदर ये राज्य आएंगे, ये सब खत्म कर दिया गया। अब केवल यहां 2 वर्ग बनाएंगे, एक राज्य का वर्ग, एक केंद्र शासित प्रदेश का वर्ग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। पीडीएफ के लिए परेशान मत होना, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, फिर उस पीडीएफ को रख लेना अपने पास। ठीक है, फिर उससे आराम से पढ़ाई करना। यहां पे सिर्फ समझो इसमें दूसरा क्या हुआ इसी अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं, किसमें? 7वें नंबर की। इसमें एक चीज और हुआ, इसमें यह हुआ कि पहली बार भाषाई आधार पर राज्य बनाएंगे। कौन सा? आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। कब बना था? 1956 में। ठीक है, ये याद रखना।
सातवें संविधान संशोधन भारत में 2 या अधिक राज्यों को राज्यपालों की नियुक्ति में मदद की और इसे पदों के लिए कार्यकाल की अवधि की पेशकश की। सातवें संविधान संशोधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, पहले क्या होता था कि कोई एक राज्यपाल किसी एक स्टेट को संभाल सकता था, लेकिन सातवें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि भैया वो ना एक नहीं दो दो तीन तीन स्टेटों का भी वो राज्यपाल हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं, जो आंध्र प्रदेश था भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था, ये सबको पता है। किस संविधान संशोधन से हुआ, तो आप क्या बताओगे, 7वें नंबर का। मतलब 7वां नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। एक तो नॉर्म चेंज करने वाला मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति इसमें निर्धारण करेगा कितने समय के अंदर होगा। दूसरा मैंने 7वां संविधान संशोधन के बारे में क्या बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषाई आधार पर, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात बना। और इसके बाद क्या हुआ कि जो राज्यपाल हो गए, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक साथ राज्यपाल और रह सकता है, ठीक है, कोई एक राज्यपाल 2 या 3 स्टेटों का राज्यपाल बन सकता है। इतनी चीजें इसमें निर्धारित की गई। अब आ जाओ आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे 8वें संविधान संशोधन की बात हो रही है। जो 8वां संविधान संशोधन था ना, ये 1959 में बनाया गया था, पर लागू 1960 में हुआ था। ये किस बारे में है, मैं इसके बारे में आपको सिंपल सा बताऊं, जो एसटी एससी के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि को बढ़ाना। 1950 में जब आरक्षण लागू किया गया था, तो इसमें कहा गया था 10 साल के लिए हम इसको बढ़ा रहे हैं। इसके बाद ये और आगे भी बढ़ेंगी, क्या क्या है चीजें मैं आपको बताऊंगा, कब कब 10-10 साल के लिए बढ़ा है। और साथ में इसके एक प्रावधान और किया गया। क्या किया गया, जो एंग्लो इंडियंस थे उनको लोकसभा राज्य विधानसभाओं में मनोनयन नॉमिनेशन की व्यवस्था की गई। 10 साल के लिए वो भी इसको बढ़ा दिया गया, 50 से 1960 तक कर दिया गया। अभी और आएगा, 60 से 70 होगा, 70 से 80 होगा, फिर ऐसे 90 तक जाएगा। देखो कैसे जा रहा है, ठीक है। अब आगे चलता हूं, इसमें क्या चेंज किया गया, आर्टिकल 334 में लिखा था कि एसटी एससी को आरक्षण 10 साल तक ही मिलेगा। ये 8वें संविधान संशोधन से ये हुआ कि अभी आरक्षण 1960 से बढ़कर 1970 तक किया जा सकता है, किया गया यहां पे, ठीक है, कि 1970 के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये अभी किसकी बात हो रही है, ये इस आर्टिकल की बात हो रही है, इस संविधान संशोधन की बात हो रही है। अब आगे चलते हैं, समय समय पे कब बदला। देखो एसटी एससी का जो रिजर्वेशन था, ये समय समय पे चेंज होता गया। जब 8वां आया था, तो 8वां आने के बाद कहा गया 1970 तक इसका कार्यकाल रहेगा। फिर 23rd आया, उसमें 1980 की बात हुई। फिर 45th आया, उसमें 1990 की बात हुई। फिर 62 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, उसमें 2000 की बात हुई। इसके बाद 79 वाला जो हुआ 2010 की बात हुई। इसके बाद 95 वाला हुआ, इसमें 2020 तक बात हुई। फिर 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ, जो 2019 में हुआ। इसमें क्या कहा गया कि 2030 तक केवल एसटी एससी का जो होगा ये सीट बढ़ाया जाएगा, लेकिन एंग्लो इंडियंस का वाला जो पद था ये समाप्त कर दिया गया कि अब इसमें ये मनोनयन नहीं किया जाएगा। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार ध्यान से इसको देख लो, खूब अच्छे से समझ लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे चलो, आ जाओ आगे। 9वें संविधान संशोधन के बारे में आपको बता रहा हूं कि 9वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये 1960 में हुआ। इसके बारे में क्या था, सिंपल सा जाने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के अनुसार कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए किया गया था। मुख्य रूप से यह संशोधन पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी संघ के क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने से संबंधित था। यह संशोधन भारत पाकिस्तान समझौते 1958 का परिणाम था, ठीक है। यह ध्यान रखो कि बेरूबारी से संबंधित यह मामला था, वेस्ट बंगाल वाला जो था, ठीक है। कब हुआ था, 9वां संविधान संशोधन यह था। और देखो इसमें सबसे बड़ा यह बात कहा गया कि अगर हम भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी को अगर हम सौंप रहे हैं, तो इसके लिए संविधान संशोधन करना अति आवश्यक है। इसी केस से बाहर निकल के आया था सुप्रीम कोर्ट ने। इस संविधान संशोधन के बाद यह कहा कि अगर हम कोई अपना जो क्षेत्र विदेशी को अगर मुल्क को दे रहे हैं, तो इसका मतलब संविधान संशोधन करना अति आवश्यक है, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे। यहां पे जो पाकिस्तान है, ये वहां पे पूर्वी पाकिस्तान की बात हो रही है उस समय, ठीक है। अब आ जाओ आगे की तरफ। 10वें संविधान संशोधन की बात करें तो 10वां में क्या हुआ, 10वां में दादरा और नगर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। अगर 12वें की बात करो, गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल कर लिया गया। 13वें नंबर की बात करूं तो 13वें में नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और 21 आर्टिकल में ऐड किया गया, आर्टिकल 371 के ए में, ठीक है। अगर मैं 14वें संविधान संशोधन की बात करूं तो वो पंडिचेरी, जो पुंडुचेरी है, अब उसको क्या भारत में शामिल किया गया, ठीक है। ये ध्यान से देखो, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां राज्य से संबंधित है, केंद्र मतलब किस तरीके से राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह में, यहां से हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट होता है तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्विक क्लास है, आपको डिटेल पढ़ना होगा तो मैं इसके लिए डिटेल से भी आपको बता दूंगा इसकी कहानी के तरीके से, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे समझो कि ये बहुत ही स्लाइड वाइज में आपको पढ़ाता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप समझ सको, क्योंकि याद करने की चीज है ये सब। 17 नंबर का जो संविधान संशोधन है, ये किससे संबंधित था, ये 1964 में हुआ था। ये भूमि
सुधारों की न्यायिक समीक्षा से बचाना और उन्हें 9वीं अनुसूची में डालना था। मतलब यह था कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय डाल दिया गया तो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, ठीक है। यह 17वें में किया गया। इसने किया क्या, इसने आर्टिकल 31 को और मजबूत किया ताकि भूमि सुधार कानूनों को अदालत में चुनौती ना दी जा सके। 44 नए राज्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया ताकि वे न्यायिक समीक्षा से परे रहें और उससे सुरक्षित रहे, ठीक है। ये उस समय की कहानी है 17वें नंबर की, लेकिन बाद में इसमें भी चेंज होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। 18वां संविधान संशोधन क्या हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों परिवर्तन के लिए संसद की शक्ति को स्पष्ट करना था। यह संशोधन अनुच्छेद 3 में संशोधित करके किया गया था, जिससे नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों परिवर्तन का प्रावधान था। इस संशोधन के माध्यम से पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन किया गया। ध्यान रखना, 18वें संविधान संशोधन से पंजाब और हरियाणा का गठन किया गया और इसमें आर्टिकल 3 के बारे में जस्टिफाई किया गया कि इसके द्वारा ही ये चीजें हो जाएंगी और आपको आर्टिकल 368 की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको नया राज्य का गठन करना है, नाम चेंज करना है, ये सब के लिए आर्टिकल 3 ही काफी है। इसके लिए आप 368 आर्टिकल के ऊपर मत जाओ। ये सिंपल सा ये कहना चाह रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब आगे आ जाओ। 19वां संविधान संशोधन क्या कर रहा है, ये हुआ कब, 1966 में हुआ। इसके बारे में ये समझो, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे उनकी व्यवस्था समाप्त कर दी गई कि अब जो हाई कोर्ट में सारा चुनाव का जो विवाद होगा सब कुछ हाई कोर्ट से निपटारा कर दिया जाएगा। अलग से कोई इलेक्शन कमीशन हमें नहीं चाहिए। हालांकि आगे चल के चेंज होगा, लेकिन ये उस समय की बात हो रही है। तो ये आर्टिकल 324 का ए इसमें जोड़ा गया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चेंज आगे कैसे हो रहा है मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। अब देखो, भाषा आधारित 3 महत्वपूर्ण क्या संशोधन किए गए। भाषा कब कब क्या ऐड किया गया, स्टार्टिंग में जो था वो चीजें अलग थी, ठीक है। अभी वर्तमान में 22 टोटल भाषा है। कैसे, 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाओं से संबंधित देखो, एक 21 का संविधान संशोधन हुआ, एक 71 का हुआ, एक 92 का हुआ, जो क्रमशः 1967, 1992 और 2003 में हुआ। अगर मैं आपसे बात करूं 21 में क्या हुआ, तो उसमें सिंधी को संविधान में मान्यता की गई। और अगर 71 नंबर में देखा जाए कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को, और 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, भाषा से संबंधित जितने थे मैंने सब एक साथ कर दिया है। कब क्या क्या ऐड किया गया, 1967 में कैसे 21 वाला अमेंडमेंट हुआ तो उसमें सिंधी ऐड किया गया, 71 में कैसे कोंकणी, मणिपुर और नेपाली ऐड किया गया, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे कि आपसे ये पूछ लिया गया कि जो डोंगरी भाषा है ये कब ऐड किया गया, किस संविधान संशोधन से ऐड किया गया, तो आप 92 नंबर का बताओगे। अगर ईयर आपसे पूछेगा 2003 बताओगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते, भाषा का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कब कौन सी भाषा ऐड किया गया। वर्तमान में कितने टोटल भाषा है, वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है, याद रखना। अब अगला बात करता हूं 22 संविधान संशोधन के बारे में, जो 1969 में हुआ। इसके तहत असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की गई, ठीक है। आर्टिकल 244 का ए जोड़ा गया। मेघालय को असम के अंदर स्वायत्त राज्य के रूप में 2 अप्रैल 1970 को गठित किया गया। देखो, अलग राज्य नहीं बनाया गया है यहां पे, मेघालय अभी तक अलग राज्य नहीं है। मेघालय अलग से क्या है, असम के अंदर एक राज्य बनाया गया है, ठीक है। यानी उस समय मेघालय अलग नहीं हुआ था असम से, असम के भीतर एक आंतरिक राज्य बनाया गया था, ठीक है, इसको याद रखना। 22 में ये हुआ था। के बाद 35 नंबर का संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 1974 में। इसमें क्या किया गया, सिक्किम को एक सह संयुक्त राष्ट्र बनाया गया, मतलब संबंध राज्य, ठीक है, एसोसिएट जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद कौन सा अमेंडमेंट हुआ, इसके बाद आया 26 नंबर का अमेंडमेंट। ये चीज याद रखना, ये जब अमेंडमेंट हुआ ना 35 वाला, इसके बाद 36 आता है अमेंडमेंट। इसमें सिक्किम को पूरी तरीके से राज्य बना दिया गया, ठीक है। अब यहां पे ये स्टेट बन गया, जो अभी तक एसोसिएट स्टेट था अब कंप्लीटली स्टेट हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे चलता हूं 26 नंबर का अमेंडमेंट के बारे में। इसके बारे में आपको बताऊं, भारत में शेष राज्यों की प्रीवी पर्स वाला जो मान्यता थी, इसको रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या हटाया गया, आर्टिकल 291 और 362 आर्टिकल को हटा दिया गया और जोड़ा क्या गया, आर्टिकल 363 का ए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ जिसने भारत में प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया, तो प्रीवी पर्स को किसने खत्म किया, तो आप बताओगे आपका 26 नंबर का अमेंडमेंट, ठीक है। अब जो अगला संविधान संशोधन है वो 33 नंबर का संविधान संशोधन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानो। ये क्या है, एमपीच एंड एमएलए द्वारा दिए गए इस्तीफाओं की प्रक्रिया को सुरक्षित और स्थापित करना, ताकि दबाव या धोखाधड़ी से इस्तीफा ना हो सके, ठीक है। अगर मैं आर्टिकल 101 के बारे में बात करूं, जो लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित है, इसमें इस्तीफा के बारे में कि इस्तीफा तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक सभापति या स्पीकर उसे स्वेच्छा से ना दिया गया मान ले।
आर्टिकल 190 की बात करूं, ये भी क्या है, विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित है। मतलब तब तक इस्तीफा को नहीं माना जाएगा जब तक स्पीकर ये ना मान ले भैया, सभापति ये ना मान ले कि हाँ ये स्वेच्छा से दिए हैं एमएलए या एमपी। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर का अमेंडमेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो अगला संविधान संशोधन है ना 38 नंबर का, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें हुई, ऐसी चीजें इसमें ऐड किया गया जिसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। सबसे पहला क्या, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, चाहे आर्टिकल 352 की बात करूं आपातकाल में, चाहे 356 चाहे 360, अगर ये लगाया जाता है तो इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, इसको बाहर रख दिया गया। दूसरा आर्टिकल 1, 2, 3 जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल 213 जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, इसको भी न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। और तीसरे नंबर का क्या हुआ कि ये कोई भी कार्यपाल का निर्णय ये करते हैं, इसको भी न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाएगा। ये बहुत ज्यादा बेकार था। मतलब आर्टिकल 352 की यहां पे बात हो रही है, आर्टिकल 123 की बात हो रही है, आर्टिकल 213 की बात हो रही है, इनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, इनको रद्द कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। आगे चलूं, अगला आ जाओ आगे। अब 39 नंबर का संविधान संशोधन की बात हो रही है जो 1975 में हुई थी। इसमें क्या हुआ, इसके तहत इनको भी न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। क्या क्या, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, कि इनका चुनाव की प्रक्रिया चाहे जैसी रही हो, चाहे फेर हेरफेर हुआ हो चाहे ना हुआ हो, इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। एक बार चुनाव हो गया मतलब हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको समझ लो। 39 नंबर का इसको और उसमें अंतर समझ गया ना अच्छे से। अब आगे चलो, इसके बाद आता है 42 नंबर का अमेंडमेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसमें ऐड किया हुआ सबसे पहले 3 नए वर्ड प्रस्तावना में ऐड किए गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा, मतलब किसके रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था, तो आप बताओगे स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर, स्वर्ण सिंह की समिति। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, आर्टिकल 51 के ए में। अब बात करो 44वां संविधान संशोधन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, एक तो राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया। किसमें था, आर्टिकल 19 के 1 के एफ में था। आर्टिकल 31 इसको हटा दिया गया। अब ये लीगल राइट्स है, आर्टिकल 300 के कम में। ठीक है, साथ में इमरजेंसी लगाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। आर्टिकल 352 में क्या बदलाव किया गया, मतलब आंतरिक जो अशांति शब्द है उसको हटा दिया गया। ठीक है, इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द ऐड किया गया। अब राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने से पहले कैबिनेट की लिखित सिफारिश लेना अनिवार्य हो गया। यह संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये 1978 में हुआ था। अब 49 नंबर का संविधान संशोधन, ये 1984 में हुआ। त्रिपुरा राज्य में ट्रिबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, मतलब एडीसी का गठन किया गया। किसमें, त्रिपुरा राज्य में। पहले जो 6 नंबर का शेड्यूल था ना, इसमें केवल एम राज्य थे, मतलब असम, मेघालय और मिजोरम थे, त्रिपुरा नहीं था। यह ध्यान रखना, मतलब 6 शेड्यूल को और बढ़ाया गया, एक्सपेंड किया गया, त्रिपुरा को ऐड किया गया। किसमें, 49 अमेंडमेंट से। ठीक है, यह ध्यान रखना, मतलब 6वीं अनुसूची को थोड़ा और बढ़ाया गया। अब तक मैंने आपको 49 तक जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से मैंने आपको बता दिया। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा भी लेक्चर आएगा जिसमें मैं 106 तक पूरे कंप्लीट करूंगा और मंडे को अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास को पसंद आया है और क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि अगली वीडियो आए तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नए क्लास में।